हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो मैंने बनाया है ये पहले वाले वीडियो का ही समराइज फॉर्म है। जो मैंने पहले वीडियो में आपको एक एक टॉपिक को एलॉबरेट किया था उसका मैंने चार्ट के रूप में एक प्रेजेंटेशन टाइप का बनाया हुआ है जो आप लोगों को ज़रूर काम में आएगा, ज़रूर पसंद आएगा और आपको बहुत हेल्प करेगा कि जैसे हम इंग्लिश में बना लेते थे प्रेजेंट और पास्ट के और उसमें क्या क्या रूल्स और क्या वर्ब का फॉर्म आएगा और उसको एक बार आपने लगा लिया, देख लिया तो ईजी होता था समझना और रूल्स को रिकॉग्नाइज़ करना, रिमेंबर करना। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पर संस्कृत में बनाने की कोशिश की है कि कैसे हम किस चीज़ को किस चीज़ से कनेक्ट करना है और फिर कैसे उसको वहाँ प्लेस करना है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इंग्लिश में, उसी को संस्कृत में बोल रहे हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। अब कर्ता के लिए कितनी सारी चीज़ें होनी चाहिए वो इस वाले ब्लॉक में है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या ध्यान रखना है वो इसमें है और क्रिया के लिए क्या ध्यान रखना है वो इसमें है। सबसे पहले वाक्य में हम कर्ता देखेंगे, फिर कर्ता देखने के बाद सबसे पहले देखेंगे क्या वो संज्ञावाचक है। संज्ञावाचक का मतलब होता है कोई नाउन है क्या, नाउन मतलब किसी का भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम वो संज्ञावाचक हो गया। फिर संज्ञावाचक हो गया तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। अगर संज्ञावाचक नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, सर्वनामवाचक हो सकता है। सर्वनामवाचक को जो प्रेजेंट करता है वो क्या करता है, प्रोनाउन को, वह करता है वह, तुम, वे, जो कि नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर संज्ञा या सर्वनाम, इन दोनों में से कोई एक चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लेवल पर बढ़ेंगे पुरुष। पुरुष कौन सा पुरुष है भाई, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, इनमें से क्या है, संज्ञावाचक या सर्वनामवाचक में से जेंडर कौन सा है। राम है तो वह पुल्लिंग होगा, सीता है तो वह स्त्रीलिंग होगा। वह और तुम में भी हम ये वह जाता है मतलब पुल्लिंग है, वह जाती है मतलब स्त्रीलिंग है। तो ये पुरुष का डिफाइन हो गया। इसके बाद फोर्थ लेवल आता है वचन, नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट। एक है तो सिंगुलर फॉर्म, दुई में दो और बहुवचन प्लूरल फॉर्म। तो कितने हैं, एक ही है कर्ता, दो हैं या बहुत सारे हैं, वो देख लिया हमने। अब संज्ञावाचक और सर्वनामवाचक देखने के बाद अब हम ये कैसे जानेंगे कि यहाँ पर संज्ञा राम का क्या लिख दें, राम का कौन सा जो फॉर्म है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कि इंग्लिश में हम लिखते हैं गो, गोज आएगा कि वेंट आएगा कि गॉन आएगा कि गोइंग आएगा। हमारे पास भी 4-5 ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी वर्ब के फॉर्म होते हैं। अब उसमें से हमें कौन सा लगाना है वहाँ पर ही हमें याद रखना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर सब्जेक्ट के भी फॉर्म है और वर्ब के भी फॉर्म है संस्कृत में। तो सब्जेक्ट के फॉर्म के लिए अगर संज्ञावाचक है तो आपने पढ़े हैं आकारांत, ईकारांत, उकारांत, इन सब के उदाहरण हैं बहुत सारे। जैसे आकारांत का उदाहरण राम हो गया, ईकारांत का उदाहरण रवि हो गया, उकारांत का उदाहरण भानु हो गया, ये पुल्लिंग के उदाहरण हो गए। ऐसे स्त्रीलिंग में बनते हैं रमा, नदी, ठीक है, तो मधु, ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हो जाते हैं। तो इनके रूप आपको ऑलरेडी याद है होंगे या आपको याद कराए गए होंगे या आपके टेक्स्ट में लिखे हुए हैं ये सभी रूप। उन रूपों से हम यहाँ पर उसका एक रूप, मतलब ये मान के चलिए कि आपके पास 21 शब्द हैं इकट्ठे एक जगह पर। अब उसमें से आपको एक चूज़ करना है एक वाक्य के लिए। वो जो सिलेक्शन ऑफ दैट सब्जेक्ट का फॉर्म है वो किस चीज़ों पर आधारित है, वो जिन चीज़ों पर आधारित है वही मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वही उसी क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना है। जब भी आप सब्जेक्ट के लिए कोई भी संस्कृत का शब्द वहाँ लिख रहे हैं, XYZ, राम, सीता, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए कौन सा शब्द आएगा उन 21 फॉर्म में से। 21 फॉर्म मतलब जो हमने रामो वाले जो रूप होते हैं वो 21 ही होते हैं, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 7 3 जा 21। इस तरीके से उनमें से कौन सा रूप आएगा वो डिफाइन करने का क्राइटेरिया मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। फिर आपने सर्वनाम देख लिया। सर्वनाम में क्या होगा, सर्वनाम में जो पुरुष होंगे वो कैसे होंगे, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को क्या बोलते हैं, मैं, मध्यम पुरुष को तुम, अन्य पुरुष को वह। संस्कृत में इसको तत् के रूप में, तुमको युष्मत के रूप में और मैं को अस्मत् के रूप में बताया गया है। इनके भी 21 फॉर्म है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कर्ता को हमको अगर हम समराइज फॉर्म में देखें तो हमें इतने फैक्टर से गुजरना होता है एक कर्ता के प्रॉपर फॉर्म में आने के लिए कि हम क्या चूज़ करेंगे। फिर बात करें कर्म की, तो कर्म मतलब क्या हुआ, जो कर्ता क्रिया के माध्यम से करना चाह रहा है वही कर्म होता है। कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो क्या खा रहा, खाना क्रिया हो गई और जो फूड है वो उसका कर्म हो गया, तो वही कर्म होता है यहाँ पर। इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है, क्रिया विशेषण आ जाता है, अन्य भी विशेषण इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, वो सब कर्म में आते हैं। कारक के अकॉर्डिंग इनके रूप चलते हैं। ठीक है, इसमें कारक का बहुत बड़ा रोल होता है ऑब्जेक्ट में और वही कारक ही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बताते हैं कर्म के साथ में।
ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हमको देखना है कि जब वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावा कोई ऑब्जेक्ट भी होता है तो हमें उसमें उस ऑब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म लिखना है, वो कारक बताएंगे हमको उसमें भी, ठीक। फिर क्रिया में क्या बताता है, क्रिया हमको उस क्रिया के लिए देखने के लिए हमको सबसे पहले समय टेंस देखना है, जिसको संस्कृत में लकार बोलते हैं। लकार आपके पास 5 हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, लट लकार मतलब भविष्यकाल, लोट लकार मतलब कि आदेशात्मक कार और विधिलिंग लकार मतलब आशीर्वाद। जहाँ पर ऑर्डर वे में बात हो रही है वो लोट लकार, जहाँ पर कोई एडवाइस या कोई आशीर्वाद की बात हो रही है वहाँ विधिलिंग लकार। कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चलती है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया का फॉर्म बनता है। बिना कर्ता के कोई क्रिया का कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले कर्ता को डिसाइड करना है कि वो क्या है। इतने सारे फैक्टर जो मैंने बताए उसमें से, ठीक है। अब क्रिया के कितने रूप होते हैं, क्रिया के 18 रूप होते हैं। ये जो हम ती तहांती गच्छति गच्छता गच्छन्ति वगैरह जो याद करते हैं ना, वो 18 होते हैं। कैसे होते हैं, 9 आत्मनेपद के होते हैं, 9 परस्मैपद पद के होते हैं। तो इस तरीके से वो बन जाते हैं रूप। क्रिया के रूप पुरुष और वचन के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो ये इस तरीके से एक आपको टेबल मैंने बनाई है, आप इसको ज़रूर से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि इस वाले टेबल से आपको बहुत आसानी से चीज़ समझ में आएगी। अब देखिए उदाहरण समझाते हैं हम आपको। ये 21 रूप होते हैं। मान के चलिए मैंने राम के लिखे हैं, तो राम रामू रामा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। रामम रामऊ रामा राम। अब इतने सारे रूप आपके पास हैं और एक ये क्रिया के रूप आपके पास हैं। कौन सी हैं, प्रथम पुरुष के पठती पठता पठंती, ये तो राम करता है और पढ़ना क्रिया है, ठीक है। और सर्वनाम में ये वाले रूप चलते हैं, सहत उते साते ता तत्ते तानी अहम आवाम वयम और त्वम युवाम ईश्वन। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के रूप हैं यहाँ पर। अब 21 रूप तो राम के हैं हमारे पास और एक पठती क्रिया के लट लकार के रूप लिखे हैं मैंने, ये वर्तमान काल के। ये एक वर्तमान काल का यदि वाक्य आ जाता है, राम पढ़ता है, तो हमें इसको कैसे बनाना है, ठीक है। मान के चले हमने लिख लिया यहाँ पर राम पढ़ता है, हिंदी में ये वाक्य हो गया। अब इस राम पढ़ता हो को हमें इसी टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है। तो क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम। 2 चीज़ों से क्राइटेरिया होगा उसका, ये संज्ञावाचक है कि सर्वनामवाचक है। संज्ञावाचक है क्योंकि किसी का नाम है। तो संज्ञा में अब ये अकारांत है, इकारांत है या उकारांत है, तो राम, छोटा लास्ट में प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो ये अकारांत है। तो राम के संज्ञावाचक अकारांत के रूप हमें अब पता होने चाहिए। तो राम के संज्ञावाचक रूप ये लिखे हुए हैं। अब इसमें से कौन सा रूप आएगा, तो राम तो एक ही बता रहे हैं यहाँ पर, तो एक आएगा। और इसके आगे पीछे कोई भी कारक या कोई भी कर्म कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल राम आएगा यहाँ पर। तो ये राम लिख लिया हमने। पढ़ना क्रिया लिखी हुई है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। तो कर्ता क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, संज्ञावाचक है, संज्ञावाचक एक वचन है। संज्ञावाचक जितने भी शब्द होते हैं किसी का नाम, वो सब अन्य पुरुष में आते हैं। तो प्रथम पुरुष का आ गया, प्रथम पुरुष का एक वचन का क्या क्रिया आती है, पठती। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पठती। ठीक, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसके उदाहरण के लिए और एक यहाँ पर मैंने साथ में बनाया है, जैसे यही बनाया था मैंने, राम पढ़ता है तो रामा पढ़ती। अब जैसे 2 राम और श्याम पढ़ते हैं, तो राम श्यामो पढ़ता, तो कर्ता 2 हो गए, राम और श्याम 2 कर्ता हो गए। तो दोनों में से राम श्यामो पठता, पठता क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये द्वितीय वचन पठता है। ये देखिए द्वितीय वचन पठता है, और प्रथम पुरुष द्वितीय वचन पठता है। तो हम एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, तो पठता पर आ रही है, तो पठता लेंगे यहाँ से, और करता है 2, इसलिए बीच का द्विवचन का यहाँ पर आपको पठता मिल गया देखने के लिए। ठीक, आप सर्वनाम के देखेंगे, जैसे वह पढ़ता है तो सह पठती, क्योंकि वह एक ही है इसलिए एक वचन का सह आ गया। पठती, पठती क्यों आया, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पठती है। वह दोनों पढ़ते हैं तो 2 आ गए, द्विवचन आ गया यहाँ पर, तो तऊ आ गया, क्योंकि सा एक वचन है, तऊ द्विवचन के लिए, पठता क्रिया का द्विवचन भी पठता है। वे सब पढ़ते हैं, ये बहुवचन है, बहुवचन में ते आता है, क्रिया सह के साथ में सह, तऊ और ते। फिर पठंती आता है बहुवचन के साथ में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पठती एक वचन, पठता द्विवचन और पठंती बहुवचन के लिए आता है। ठीक है, आप जैसे मध्यम पुरुष का देखें तो तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी। अब पठसी क्यों आया, क्योंकि पठसी यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष का एक वचन पठसी है, यहाँ पर तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, इसीलिए पठसी आया। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर भी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो अहम, पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ तो एक वचन का रूप क्या आएगा क्रिया का,
पठामी। तो इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। मतलब आपको इसमें सब्जेक्ट के फॉर्म याद करने हैं, वर्ब के फॉर्म लर्न करने हैं, और इन उदाहरणों से आप आसानी से, पहले ये टेबल को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें किस किस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर ये रूप याद करिए, फिर हम इनके उदाहरण को कराएंगे आपको, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन टेबल इसलिए बनाया था आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके आगे एलॉबरेटेड फॉर्म में ट्रांसलेशन में बताती जाऊंगी, मैं लकार के हिसाब से बताऊंगी, मैं कारक के हिसाब से बताऊंगी। लेकिन एक छोटे से फॉर्म में अगर आपके दिमाग में ये फ्रेम आउट नहीं होगा कि हमें एक्चुअली ध्यान किन किन चीज़ों का रखना है, तब तक हम बार बार गलतियां करेंगे। तो वो गलतियां कम से कम हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसके लिए ये टेबल है। क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक छोटी सी भी मतलब आपका पूरा गलत। तो हम ऐसा नहीं करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और जो जो पॉइंट मैं बताती जा रही हूँ उनको बिल्कुल सब्जेक्ट के लिए जितनी पॉइंट बताएं उतने का ध्यान रखना है। आपको यदि दिमाग में कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, उसको आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके हिसाब से उसका रूप डिसाइड हो जाता है। सिंपल है, ठीक है। तो ये एक सिंपल उसी फर्स्ट वीडियो का ब्रीफ फॉर्म का वीडियो मैंने बनाया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है कल से मैं बनाऊंगी आपके लिए किसका वीडियो, हाँ, लकार के हिसाब से ट्रांसलेशन। मतलब जैसे मैंने लट लकार पढ़ाया, उसके वाक्यों की छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से बताती जाऊंगी मैं, और आप लोग उसको सीखते जाइएगा। लेकिन अगर आप क्रियाएं वो याद करके रखेंगे तो वो जल्दी जल्दी हो जाएंगी और आपको जल्दी समझ में भी आएंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उन सभी के ऊपर वीडियो बनाने की। कुछ बच्चे पूछ रहे थे उपसर्ग का सेंटेंस में यूज़ करना। उपसर्ग का सेंटेंस में यूज़ करना भी तभी आएगा बच्चों जब हमको ट्रांसलेशन आएगा, क्योंकि उपसर्ग मैंने अलग से पढ़ा दी। उपसर्ग को आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब उस उपसर्ग के जोड़ने से उस पर्टिकुलर शब्द में क्या परिवर्तन आ गया ये भी समझ लिया आपने। अब उसका जब आप किसी वाक्य में प्रयोग करोगे तो वो तभी प्रयोग कर पाओगे जब आपको ट्रांसलेशन का बेसिक आता होगा। इसलिए मैंने पहले ट्रांसलेशन के वीडियो बनाना जरूरी समझा, क्योंकि अगर मैं सीधे उपसर्ग के सेंटेंस बताऊँगी भी तब भी वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो थोड़े दिन और वेट करिए उसके वीडियोस के लिए, तब तक पहले ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। तो अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ आप लोगों का जो डिमांड है, जो आप जानना पढ़ना चाहते हैं, वो मैं ज़रूर से बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।